11 तारीख को चुनाव की वोटिंग होगी, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है, चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। हम लोग चुनावी जंग में उतरने जा रहे हैं। चुनावी जंग में उतरने के लिए जिन जिन हथियारों की जरूरत पड़ेगी उन हथियारों को इकट्ठा हम कर रहे हैं। हथियार चलाने वालों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। किस हथियार को चुनावी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा, किस हथियार को किसके द्वारा चलाया जाएगा। जो जो इस चुनाव जंग में जरूरत पड़ेगी उसकी स्ट्रेटजी को आरंभ करने के लिए, चुनावी दंगल को आरंभ करने के लिए रामे जी वैसा मंच होता है, उसको आरंभ करने के लिए हमने आज ये बैठक का आयोजन किया है। हमने उसको लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया। रामे जी वैसा मंच साथियों, इस बैठक का मेरी लाइव आईडी से हमने जनता की बात से हमारी बात पहुंचाई। हम केवल मंच पर आप कुछ लोगों को देख रहे हो। इस बैठक में आप तमाम लोग बड़ी संख्या में जो आए हो, बिना टेलीफोन के, बिना कॉल पर आए हो। केवल एक सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो जारी किया था, कल हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उसमें जो जो रणबांकुरे, जो जो सेनापति इस चुनाव को संभालेंगे वो तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे। और आप उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी ये मंच पे आप देख रहे हो, उस दिन भी आपने मंच पे देखा होगा। मेरे मंच पर सर्व समाज का प्रतिनिधित्व आपको नजर आएगा। सर्व समाज से अच्छे लोग, ईमानदार लोग, जो राजनीति को अच्छी राजनीति बनाना चाहते हैं, जो हाड़ौती में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जो गरीब मजलूमों, मजदूरों, शोषितों को मजबूत करने की नीयत से हमारे इस चुनाव में आना चाहते हैं, वो तमाम लोग हमें आशीर्वाद देने आए। कल कांग्रेस की रैली थी और 2 दिन बाद में बीजेपी की रैली होने वाली है। कांग्रेस की रैली में आपने मंच पे देखा होगा तो बड़े बड़े नेता थे, अशोक जी गहलोत साहब, रंधावा साहब, डोटासरा साहब, पायलट साहब, बड़े बड़े नेता। और उस मंच के नीचे आप देखोगे तो मंच के नीचे भी आपके गांव से लोग गए थे उस रैली में, लेकिन आपके गांव से वही लोग उस रैली में गए थे जो आपके गांव में चुनाव आने पर पैसा बांटते हैं। मंच पे तो राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और मंच के नीचे जो लोग थे जिनके मैं चेहरे जानता हूं, जिनको मैं जानता हूं, वो वही लोग थे जिनको प्रमोद चंद भाया ने गांव का ठेकेदार बना रखा है, गांव का लंबरदार बना रखा है, जिसको कहते थे अपना गाड़ी भर लाना, तू ही तो गाड़ी भर लाना, इतना पैसा भेज दिया जाएगा, बस भेजने, गाड़ी भरने, उसको ले आना। और चुनाव आने के बाद आम जनता के पास नहीं जाएंगे। उन्हीं ठेकेदारों को, नील लगाने वालों को कह दिया जाएगा कि तुम इतना पैसा ले जाओ और आपके गांव से मुझे इतना पैसा दे। बीजेपी की रैली होगी कल, उसमें भी आपको नजारा जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। बड़े बड़े नेता मंच पे होंगे और नीचे होंगे मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष। नीचे कौन होंगे? नीचे आपको वो लोग नजर आएंगे राजनीति में जो या तो नींद लगाकर कुर्ता पजामा सफेद पहनकर, या तो थाने के बाहर मुट्ठी लगा के बैठे रहेंगे कि थाने में कौन फंस जाए, किससे कितना मिल जाए। या वो लोग नजर आएंगे जो बिजली घर के बाहर, तहसील के बाहर
या रेत बेचने का काम कर रहे हैं, वो सारे लोग नजर आएंगे उनके मंच पे जो केवल नेताओं के इर्द गिर्द रहकर पैसा कमाते हैं। वो लोग मंच पे आए। लेकिन अभी मैं जो तुम्हारे चेहरे देख रहा हूं, हमारे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गांव का ठेकेदार हो, दलाल हो, जो ये कहता हो कि मैं गांव का मुखिया। और मैं 2 चुनाव लड़ा हूं, छबड़ा और देवरिया। मैं वहां भी किसी भी बड़े ठेकेदार के पास या उस अहंकारी घमंडी व्यक्ति के पास वोट मांगने नहीं गया जो ये कहता कि मेरी जो व्यक्ति ये कहते हैं मारी मुट्ठी में पूरा गांव छे, मारी मुट्ठी में पूरा गांव छे, मुख्य जटी मारो गांव जाओ मुई गांव को धनी छू। अच्छा आदमी को बोला मैं वोट मांगकर न जाऊं, मैं तो जब गांव में जाऊं तो गांव की चौपाल पर जाऊं, गांव का मंदिर पर जाऊं और सामूहिक रूप से पूरा गांव में भेंट रुमाई लोगों को आशीर्वाद लूं, जनता को आशीर्वाद लूं, कोई ठेकेदार को वोट नहीं जाऊं। अब होगो कहीं, अब इसलिए वो फर्क पड़ेगा। वो ठेकेदार सोचेगा, वो नील लगा वाला सोचेगा कब तक तो माई बेवकूफ बना रहे थे। अब जो नरेश सबन को जगा दे फिर माफी पान बंद हो जाओ। तो हमारे साथ साथ मैं तो प्रयास करूंगा। अब आप तमाम लोगों को मेरा सेनापति बनकर इस युद्ध के रणबांकुरे बनकर चुनावी मैदान में, जैसे आप नीचे बैठे हो सारे लोग, आप जैसे सारे लोग नीचे बैठे हो, उन्हीं में से हमने एक एक आदमी बिना जान पहचान के मंच में बिठाए। इनसे मेरी शोएब साहब से जान पहचान है, राम भाई साहब से जान पहचान है, राम किरान से जान पहचान है, बाकी जितने भी चेहरे हैं इनसे ज्यादातर मैं पहली बार यहां आया हूं जब से मिला। ज्यादातर आप सबसे भी मैं जो चेहरे देख रहा हूं बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन मैं भरोसा दे रहा हूं जिसको मैं एक बार नजर से देख लूंगा, जो मेरे चुनाव में ईमानदारी से काम करेगा उससे मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और ये आपने 14 तारीख की रैली में देख लिया होगा, आपने 14 तारीख की रैली में देख लिया होगा किस तरह से हजारों लोग मेरे लिए आए। आज आप सब लोग खुद का पेट्रोल बढ़ा के मोटरसाइकिलों से खुद की गाड़ी से आए हो ना, जब मैंने किसी को कुछ किया है। ऐसे उस दिन भी लाखों लोग जो आए वो अपने खर्चे पे आए, अपने खर्चे पे आए, ईमानदारी से लोग आए। आज भी लोगों को ईमानदारों की कमी नहीं है, आज भी नेकी के रास्ता अपनाने वालों की कमी नहीं है। आज भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो रास्ते में चलते कहीं कांटे पड़े हो तो कांटों को हटाकर बाहर में फेंकने वाले आज भी कमी नहीं है। लेकिन कुछ गिनती के लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग साफ सफाई करना चाहते हैं, अच्छी राजनीति बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसे तालाब में एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, उसी तरह से कुछ लोगों ने पूरी राजनीति को दूषित कर दिया, राजनीति को अपमानित कर दिया। उस राजनीति को बदलने हम लोग निकले। अंतर का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। अंतर का चुनाव अगर आपने मुझे कामयाबी दिलाई, जिता दिया, तो सबसे बड़ा तो तमाचा उन पे पड़ेगा जो पैसे लेके टिकट दे। अगर यहां की जनता ने, अंता की जनता ने यह तय कर लिया कि जनता टिकट पार्टी दे सकती है लेकिन वोट तो हम देंगे, तो सबसे बड़ा तमाचा तो आपका, पहला तमाचा तो उन पर पड़ेगा जिन्होंने पैसे लेकर टिकट दिया और जो प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को ढकने के लिए कलंता की धरती पे आएंगे। उसे दूसरा तमाचा आप उन पर दोगे जो गांव के ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, जो गांव का पटेल मानते हैं, जो अपने आप को मालिक मानते हैं। तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में 2.5 साल रहे, आप भी इस बात को जानते हो कि मेरे पास राजस्थान में
आप सबके आशीर्वाद से 12 में पैदा होने के बाद भी, इस 12 की धरती पे पैदा होने के बाद भी मैं अंत टोंक जाके 60,000 वोट जिस विधानसभा में मैंने 13 दिन में लिए, अगली बार वहां से लड़ूंगा तो लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा, ये भी मैं जानता हूं। तो हो सकता है नरेश मीणा नई राजनीति पैदा करने के लिए और अंत में राजनीति के लिए नए लोगों का विकल्प खोलने के लिए, नया रास्ता खोलने के लिए मैं यहां आया हूं। अगर नरेश मीणा एक साधारण व्यक्ति को आपने एमएलए बना दिया तो हर व्यक्ति, आप में से भी लोग सोचेंगे कि जब नरेश एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति एमएलए बन सकता तो हम भी राजनीति में मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नरेश मीणा जैसा व्यक्ति जिस पर इतने लोगों का आशीर्वाद है, इतने लोग नरेश के साथ खड़े हैं, अगर नरेश को आप नहीं जिता पाए, नरेश को आप मजबूती नहीं दे पाए, तो कोई दूसरा नरेश पैदा नहीं होगा, दूसरा नरेश हिम्मत नहीं करेगा। तीसरा, आपको यह समझना होगा कि बीजेपी का टिकट नहीं मिला, लेकिन भाया चुनाव हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको 3 बार बढ़ाकर इतना आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया कि उसके पास आज भी 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज भी प्रमोद भाया 70,000 करोड़ का आदमी है। उसकी घरवाली जिला प्रमुख है, उसका बेटा यश भाया यूथ का अध्यक्ष है। वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में बैठते हैं। वो हार भी जाएंगे तो भी उनके बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बेटा अगर आपका 3री बार चुनाव लड़ा, ये हार गया तो मैं तो मेरी जिंदगी काट लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ एक बार जरूर देखना, जो कितने सालों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया, हमें शिक्षा दी, मेरे बड़े भाई को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, मेरा भी मन करता है कि मेरे बेटे बेटी मायो कॉलेज में पढ़े, विदेश में जाकर मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन मेरी स्थिति इतनी नहीं है। मेरा मन है, मेरा ख्वाब है, मैं मेरे बच्चों को विदेश भेजूं, बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपना पेट काटकर जुगाड़ पुगाड़ कर अपना घर चला रहा हूं। और जिंदगी भर ये आपको कसम खाके कह रहा हूं, 25 साल में नरेश मीणा पे आज दिन तक 1 रुपए का दाग किसी ने लगा नहीं सकता। 25 साल के राजनीतिक जीवन में 1 रुपए का दाग कोई लगा नहीं सकता। आज दिन तक जयपुर में मेरे पास प्लॉट नहीं है, किराए के मकान में रहता हूं, लेकिन आप सबकी कृपा ऐसी भी है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो लोगों ने मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी एक भामाशाह आए थे, वो मुझे धोखा देकर भाग गए। एक भामाशाह आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चुनाव नरेश हम लड़ाएंगे। वो मेरा 5 दिन से फोन नहीं उठाया। मैंने कहा था भाई अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो ये जो 14 तारीख की रैली थी अपनी, उसमें मैं और भी साधन कर सकता था, वो भी बसें लगाता था। वो भामाशाह भाग गया। अब क्यों भाग गया ये तो वो जाने, उसका काम जाने, किसका उस पर दबाव आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। महेश जी नागर साहब, महेश जी वैसा हुआ। हमारे पास सीमित साधन संसाधन है। क्या हमारे पास सीमित साधन संसाधन है? जो गाड़ी घोड़े चल रहे, स्कॉर्पियो ये चल रही है, मेरे साथियों की जो खुद की दम पर यहां खड़ी है, 1 रुपया मेरे से नहीं मिल रहा है। सीमित साधन संसाधनों से हम आगे बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति हमें मदद कर देगा तो पोस्टर बैनर बना लेंगे, कोई व्यक्ति हमें मदद करेगा तो और बड़ा चुनाव करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा मन है मैं पैदल ही चुनाव प्रचार को करूं और पैदल ही मुझे उम्मीद है दीनबंधु भाई, मुझे उम्मीद है कि ये आम जन का चुनाव है, बदलाव और परिवर्तन का चुनाव है। आ गया
बदलाव और परिवर्तन का चुनाव है और मुझे विश्वास है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा। हाथ खड़े करके तो अब मैं एक बार सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा एक एक का। मैं सरदार जी बैठे मेरे साथ, इन सरदार जी से मेरी आज दिन तक कोई बात नहीं हुई। पहली बार इनसे मेरा परिचय हुआ, ये मेरे से टोंक जेल में मिठाई लेके मेरे से मिलने गए। टोंक जेल में मेरे से मिलने गए थे, 2 मिनट की मेरी इनसे बात हुई जो जेल की सलाखों के बीच में होती है। ये मुझे आशीर्वाद देके आए थे कि बेटा तू लड़ाई लड़ते रहना, हम तेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे से 12 जेल भी मिलने गए, या झालावाड़ जेल भी मिलने गए थे। मुझे मिलने नहीं दिया था इनसे, लेकिन मेरे को किसी ने बताया अंदर की कोई सरदार जी आए थे, तो मैं तुरंत समझ गया कि ये वही सरदार जो, नाम भी मुझे नहीं पता, कौन सा गांव है नहीं पता। आज ये 14 तारीख को भी मैं ढूंढ रहा था नजरों से कि वो आएंगे, नहीं आए, लेकिन आज ये आए हैं आशीर्वाद देने। अभी इनका भी परिचय कराएंगे। ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी हैं। पंडित जी मुझे किसान आंदोलन में दिल्ली में मिले थे, जब राकेश जी टिकैत साहब ने जो दिल्ली को घेर रखा था। ये इनसे मेरा परिचय किसान आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पे हुआ था। ये मेरी जनक्रांति यात्रा में भी, ये गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। पूरी जनक्रांति यात्रा में आपने देखा हुआ इस चेहरे को पैदल 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 मेरे साथ ये जनक्रांति यात्रा में चल रहे थे। एक बुजुर्ग पंडित इस बेटे को आशीर्वाद देने पूरी यात्रा में चल रहा था, और आज भी पिछले 3 दिन से यही कार्यालय पर सोए भाई को इनसे मैं बाद में परिचय करूंगा। रामोदार जी जोरवाल साहब हैं। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या तमाम लोग बैठे, मैं इनको चुनावी कार्यालय का कार्यभार संभाल रहा हूं। इस चुनाव का जो कार्यभार है, चुनाव का जो भी संचालन होगा वो इनके थ्रू होगा। मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे जो भी यहाँ कार्यालय पे लोग आएंगे बाहर के, और जो भी, वो कृपा करके नरेश के रूप में इनकी बात मानना। हम चाहते हैं कार्यालय पे बिल्कुल अनुशासन बना रहे। हम चाहते हैं कि कार्यालय पे बिल्कुल अनुशासन बना रहे। मैं देख रहा था कल 2 दिन में शाम को यहाँ कुछ लोग शराब पी के भी आते हैं, कुछ लोग शराब पीकर भी आते हैं। मैंने देवली उनियारा में जब चुनाव लड़ा तब भी मैंने कसम दे दी थी कि मेरे साथ रहने वाला 1 महीने तक चुनाव तक कोई शराब नहीं पिएगा, और मेरे कार्यालय में तो शराब पीकर कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कार्यालय पे शराब पीकर आया, अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर, दारू पीकर अपने कार्यालय पर नजर आया, तो मैं ये समझूंगा कि उसको वो भाया का आदमी या बीजेपी का आदमी है, वो हमारा आदमी नहीं है। हमारा आदमी शराब पीकर इस कार्यालय पर नहीं है। इस बात के समर्थन में हाथ खड़े करो जो इस बात से समर्थन। हम सब शपथ लेते हैं, हम सब शपथ लेते हैं, राकेश दारू वाले, हम सब शपथ लेते हैं चुनाव तक दारू नहीं पिएंगे, और जो भी कोई दारू पीकर इस कार्यालय पर आएगा उसका बहिष्कार करेंगे। चुनाव जिस तरह का बन रहा है, चुनाव जिस तरह का बन रहा है, मैंने कल भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि जब शिवनारायण जी नागर साहब चुनाव लड़े, प्रेम जी गालव साहब चुनाव लड़े, तब ये भाया चुनाव में हार रहा था, और इसने हारते हुए चुनाव में खुद की गाड़ी पे गोलियां चलवा ली। धाकड़ छात्रावास के सामने इसने खुद की गाड़ी पे गोलियां चलवा ली, और उसका ठीकरा शिवनारायण जी के ऊपर फोड़ दिया था, धाकड़ समाज पे फोड़ दिया था कि धाकड़ों ने मेरी गाड़ी पे गोलियां चलाई। बाद में उसकी जांच हुई, जांच में आया कि वो गोलियां खुद प्रमोद जैन भाया ने खुद की गाड़ी पे चलाई। अभी आपने कोटा का चुनाव देखा होगा, एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए देके कुलारी कांड वहां हो गया। ये चुनाव को बिगाड़ने के लिए इस तरह का प्रयोग यहां भी करेंगे, तो उससे सतर्क रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए सबसे पहला है हमें कोई शराब के हाथ नहीं लगाना, ना इनसे बच के रहना, ठीक है? क्योंकि ऐसे कृत्य करवाने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार यूज किया जाता है, कोई भी गलत काम करवाने का जो हथियार यूज किया जाता है, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत शराब से होती है। शराब पिलाकर
लोगों को बहलाना फंसाने का प्रयास किया जाए। दूसरा, अब ये पैसा बांटेंगे, तो पैसा बांटेंगे तो उसका इलाज तो हमारे पास कुछ है नहीं।